हर व्यक्ति के जीने का अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। कोई महलों में रहकर भी झोपड़ी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां पर हर कदम लक्ष्य पर पड़ेगा। विद्यार्थियों, हमको बाज की तरह झपट्टा मारकर अपनी मंजिल को पाना है। जिंदगी एक जंग है। इसे जीतने के लिए संघर्ष के हथौड़े से करारी चोट करनी पड़ेगी। अपने संघर्ष की ऊंचाई को और बढ़ाना पड़ेगा, जिसके आगे नसीब को भी घुटने टेकना पड़ जाता है। यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो किस्मत की लकीरों को भी पलटना पड़ जाता है। मंजिल क्या है, फासला क्या है, और यदि है आपके अंदर हौसले बुलंद तो कोई भी फासला मायने नहीं रखता है। अपनी कड़ी मेहनत की लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए एक बार, फिर देखिए मंजिल आपके घुटनों में आकर गिड़गिड़ाएगी। विजयी वही होता है जो हारने के बाद भी जंग को जारी रखता है। आपको सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता तो कड़ी मेहनत और पसीने से बनाना है। हमारी मंजिल हमको मिल ही जाएगी। भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो डर के मारे घर से निकलते ही नहीं हैं। फिर इंतजार किस बात का? जुड़ जाइए हमसे व हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे अग्रिम कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहें। कक्षा को एक बार सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज की कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसमें हम द्विवेदी युग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक साथ निपटारा करने वाले हैं। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा और आज का पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देखिए। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है? विकल्प हैं आपके पद्य प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देव सभा। आपका समय शुरू होता है। कौन सी रचना इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास महाकाव्य को भी लिखा है। कब लिखा है? 1914 ईस्वी में, जिसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। फिर आपका प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला, कविता लसिपा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, नाभादास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप सभी लोगों को सही आंसर करना है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि कविता करने के बाद तुलसीदास जी को प्रसिद्धि नहीं मिली, अपितु होता क्या है, कविता स्वयं जो है तुलसीदास जी को पाकर अपने आप को धन्य महसूस करती है। तो यदि आपने दिया है अपना उत्तर विकल्प ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आपका प्रश्न है, रत्नाकर की रचना ऊधव शतक किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, अपभ्रंश में। तो यदि आपने दिया है विकल्प बी सही जवाब, तो बिल्कुल राइट आंसर है ब्रज भाषा। आपका अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में,
1911 में, 1912 में, 1915 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है। तो यदि आपने अपना आंसर दिया है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट जवाब है। और ये रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। और इसी रचना के ऊपर महात्मा गांधी जी ने प्रभावित होकर गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। आपका प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग जो है आपको बताना है। इस प्रश्न में विद्यार्थियों आपको जो है रचना काल के आरोही क्रम के अनुसार उत्तर देना है। साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। साकेत, जय भारत, द्वापर, यशोधरा। आगे के विकल्प क्या हैं उसको भी हम देखते हैं। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। साकेत, द्वापर, यशोधरा, जय भारत। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? वो है आपका विकल्प सी, यानी जो है 1931 ईस्वी में साकेत महाकाव्य को लिखा गया है और 1932 ईस्वी में यशोधरा, फिर 1936 ईस्वी में द्वापर और 1952 ईस्वी में जय भारत। इस प्रकार ये जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, वैदेही, वनवास। तो आपने अपना सही उत्तर गेस करके दे दिया होगा। कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य? प्रिय प्रवास। कब लिखा गया है? 1914 ईस्वी में। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कब लिखा है? 1935 ईस्वी में। साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। कब लिखा है? 1931 ईस्वी में। और वैदेही वनवास ये रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। सही जवाब क्या है? फटाफट आप सभी को बताना है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही, वनवास। क्या है सही जवाब इस प्रश्न का? तो यदि आपने अपना आंसर किया है वैदेही वनवास तो बिल्कुल सही उत्तर है। वैदेही वनवास ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? हरिऔध जी की, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ये है क्या? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत आने वाली रचना है। भारत भारती ये जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित होती है। रंग में भंग इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में होता है और मैथिली शरण गुप्त जी की ये प्रथम रचना मानी जाती है। द्वापर में भगवान कृष्ण का चित्रण किया है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, यदि
द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्र गुप्त जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो आपने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये कथन शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि वास्तविक प्रेम वही माना जाता है जिसमें त्याग की भावना, बलिदान की भावना होती है, और त्याग के बिना किया गया प्रेम कैसा? निष्प्राण माना जाएगा। तो सही आंसर आप सभी ने सेलेक्ट करके दे दिया होगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी की। आपका प्रश्न है, जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। तो आप सभी ने यदि चयन कर लिया है अपना उत्तर विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो बिल्कुल राइट आंसर है। तखल्लुस का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? उपनाम। आपका प्रश्न है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, उसे आपको बताना है। जयद्रथ वध, प्रियप्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि। क्या है सही आंसर? आपको बताना है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है जयद्रथ वध यानी कि विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट जवाब है। ये क्या है? महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये किसमें आती है रचना? खंड काव्य की श्रेणी में। और प्रियप्रवास ये महाकाव्य है, किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने 1914 ईस्वी में। और साकेत ये भी महाकाव्य है, कब लिखा गया है? 1931 ईस्वी में। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। और रामचरित चिंतामणि जो है रामचरित उपाध्याय जी ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोंडवी। आपको सही उत्तर देना है। आपसे पूछा जा रहा है किस अवधि सम्राट की ये रचना है।
तो यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी बंशीधर शुक्ल तो बिल्कुल राइट आंसर है। बंशीधर शुक्ल जी लखीमपुर के रहने वाले थे और इन्होंने बहुत ही कालजयी रचनाएं हिंदी साहित्य को देने का काम किया है। जैसे कि उन्होंने लिखा है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में लिखने का काम किया है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति का मतलब है विशेषता, कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। क्या है सही जवाब इस प्रश्न का? आपका समय शुरू होता है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श ये सब जो है द्विवेदी युग की विशेषताओं में शामिल है। और कल्पना का अतिरेक जो है यह यदि आप हिंदी साहित्य में जाएंगे तो छायावाद में देखने को मिलेगा। आपका प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर गैस करना है। तो आप लोगों ने यदि सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या है दिखाया गया है कि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। अभाव नहीं है विद्यार्थियों, जमकर जो है राष्ट्रीयता देखने को मिलती है। और द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है तो है ही। वर्ण विषयों का विस्तार किया गया है ये भी है। सभी काव्य रूपों का प्रयोग भी देखा गया है ये भी बात सत्य है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका, श्याम शतक। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब है उद्धव शतक। और इस रचना को लिखा कब गया था? 1955 ईस्वी में। कब लिखा गया है? 1955 ईस्वी में। आपका प्रश्न है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामचरित उपाध्याय। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी राय देवी प्रसाद पूर्ण तो बिल्कुल राइट आंसर है। स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय यह जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आपका प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है
जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद जी यह जो है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री मानी जाती हैं और इनको क्या है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा जी को। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, मानसी। तो आपने यदि अपना आंसर किया है विकल्प डी मानसी, तो बिल्कुल सही जवाब है। मानसी ये किसकी रचना है विद्यार्थियों? राम नरेश त्रिपाठी जी की। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इन पंक्तियों में ये बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री राम का चरित्र है वो स्वयं ही काव्य और कविता बन जाता है। उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं किए करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही सहज तरीके से कोई कवि बन सकता है और राम के चरित्र के ऊपर कविता लिख सकता है। तो आप सभी ने अपना सही उत्तर दे दिया होगा। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की। और किस रचना से ली गई हैं ये काव्य पंक्तियाँ? साकेत महाकाव्य से। कब लिखा गया था इसको? 1931 ईस्वी में। और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाएं? गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग, पंचवटी। तो विद्यार्थियों, आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त जी ने। और इस रचना का मूल उद्देश्य यही था जो कि रामचरितमानस महाकाव्य की पात्रों में जो महत्व लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इसी को ध्यान में रख करके इस रचना को लिखा गया है। और ये रंग में भंग जो रचना है इसमें राजपूतानी आन बान शान शौकत दिखाई गई है। पंचवटी जो रचना है इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में होता है, जिसमें क्या है, सुपर्णखा और लक्ष्मण की कथा को दिखाया गया है। आपका प्रश्न है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब सेलेक्ट कर आपको देना है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल
सही जवाब है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा जैसे बहुत ही शानदार हिंदी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास दिया है। आपका प्रश्न है, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन हैं? श्रीधर पाठक जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अपना आंसर किया है विकल्प ए श्रीधर पाठक तो बिल्कुल राइट आंसर है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था और इसी के माध्यम से हमारी जो हिंदी भाषा खड़ी बोली है उसको परिनिष्ठित, परिमार्जित, मानकीकृत बनाने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर आपको बताना है। तो यदि आपने विद्यार्थियों अपना उत्तर किया है विकल्प ए कानपुर तो बिल्कुल राइट आंसर है। और भारतेंदु युग में क्या होता है, वहाँ पर भी समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। और वहाँ केंद्र क्या था? काशी बनारस। क्या था? काशी बनारस। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प डी तो बिल्कुल सही जवाब है। कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को दी गई थी। और श्रीधर पाठक ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन, श्रीधर पाठक। क्या है सही जवाब इस प्रश्न का? तो आप लोगों ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प डी श्रीधर पाठक तो बिल्कुल सही जवाब है। श्रीधर पाठक हिंदी में प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। आपका प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, राय कृष्णदास, नंद दुलारे वाजपेयी। सही जवाब क्या है आपको फटाफट देना है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है कौन सा, विकल्प बी मुकुटधर पांडे तो बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का पहली बार प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे जी ने किया था। फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आपका प्रश्न है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। यानी इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, जो हमारी मातृभूमि है, वो साक्षात जो है ईश्वर का प्रतिमान है, भगवान का प्रतिरूप है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं विद्यार्थियों? मैथिली शरण गुप्त जी की, जिसमें वो लिखते हैं, हे मातृभूमि तू सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। अर्थात क्या है कि अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होना चाहिए, सभी को मोहब्बत होनी चाहिए। जिस रज में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, उस देश से प्यार करना हमारा नैतिक धर्म है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? भारत भारती, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिया, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। तो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना सही उत्तर सोच समझ करके देना है। तो क्या है सही उत्तर? यदि आपने चयन कर लिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। भारत भारती जो रचना है 1912 ईस्वी में प्रकाशित होती है। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी में और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में। इसी आधार पर जो है ये आपका सही उत्तर माना गया है। आपका प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। तो आप सभी ने अपना सही उत्तर दे दिया होगा, और यदि आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात इसमें जो है 10 खंड नहीं है और इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, ये बात सही है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी शामिल किया गया है इसमें, ये भी सही है। और इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। ये सारी बातें राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा संपादित संकलित रचना कविता कौमुदी के बारे में सत्य हैं। फिर आपका प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। आप लोग सही आंसर कीजिए। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपका प्रश्न है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना,
वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, इनमें से सभी। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो भारत भारती रचना लिखी गई थी, इसका उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना। अतीत मतलब जो हमारे भारत का बीता हुआ समय है, उससे हम सभी को सबक लेना चाहिए, और वर्तमान को हम कैसे अच्छा बनाएंगे इस पर भी ध्यान देना होगा, और उसके साथ साथ में हमारे भारत का भविष्य कैसा होगा, सुनहरा होना चाहिए, इसको भी देखना होगा। और ये रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की है। कब प्रकाशित हुई थी? 1912 ईस्वी में। इसी रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, हरिऔध की रचना महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ऊधो शतक। सही आंसर आपको बिना किसी देरी के दे देना है। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी प्री प्रवास, तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसको कब लिखा गया है? 1914 ईस्वी में। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। और प्री प्रवास जो है, इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। विद्यार्थियों, एक बात आप सभी को याद रखनी है कि पूरे हिंदी साहित्य में मात्र एक ही ऐसा कवि है आज तक जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, और दूसरा कोई राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कवि नहीं हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को डिप्टी राष्ट्र कवि माना जाता है। तो आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली हुई है? मैथिली शरण गुप्त जी को। और किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। किस बात के लिए दी थी? भारतीय रचना से प्रभावित होने के बाद में। आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और एक नाम आता है पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल जो नाम है, यह भी डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंदु युग को दिया है। और द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1900 से 1918 ईस्वी तक। आपका प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। पंक्तियां किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक।
यानी क्या है, दिन का समापन होने को है, और गगन यानी कि आकाश जो है लोहित अर्थात रक्तिम वर्ण का दिखने लगा है। तो आपने यह सही उत्तर के रूप में अपना आंसर किया है विकल्प ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, तो बिल्कुल सही है। और ये पंक्तियां जो है प्रिय प्रवास महाकाव्य की शुरुआती पंक्तियां हैं, यानी इन्हीं पंक्तियों से इस महाकाव्य की शुरुआत होती है। और ये महाकाव्य कब लिखा गया है? 1914 ईस्वी में। और इसको जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो आप अपना सही उत्तर चयन करके दीजिए। और आप सभी ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं पुष्प की अभिलाषा, क्या नाम है? पुष्प की अभिलाषा, एक बहुत ही शानदार कविता है जिसको इन्होंने लिखा है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, जयद्रथ वध रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त जी की? सही उत्तर आप सभी को सोच विचार करके देना है। तो आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। जयद्रथ वध रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और ये जो जयद्रथ वध है यह रचना खंड काव्य के अंतर्गत आती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य को लिखने का काम किया है। फिर आपका प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल सही जवाब है। माइकल मधुसूदन दत्त की रचना का मेघनाद वध जो अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और किस नाम से अनुवाद किया था? मधुप उपनाम से। और हिंदी साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा के नाम से बुलाया जाता था। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी? आप सभी को अपना सही उत्तर विचार विमर्श करके देना है। तो आप सभी ने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। कान्य कुब्ज, अबला, विलाप, ये भी क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? प्रिय प्रवास, रंग में भंग,
जयद्रथ वध पंचवटी। आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को देना है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना सही उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है। रंग में भंग ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। जयद्रथवध खंड काव्य भी है, पंचवटी भी है। और प्री प्रवास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। कब लिखा है? 1914 ईस्वी में। और रंग में भंग ये जो रचना है, इसमें राजपूतियान बादशाह की कथा है। पंचवटी में लक्ष्मण और सुपर्णखा की कथा है। जयद्रथ वध में क्या है? जयद्रथ का वध किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, श्रांत पथिक, मिलन। तो क्या है सही आंसर इस प्रश्न का? आप सभी को बताना है। तो साथियों, यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी श्रांत पथिक, तो बिल्कुल सही उत्तर है। पथिक, स्वप्न, मिलन ये सभी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। और श्रांत पथिक किसने लिखा है विद्यार्थियों? वो है आपके श्रीधर पाठक जी, जिनको हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य इनमें से कौन सा है? कामायनी, प्री प्रवास, कुरुक्षेत्र, साकेत। क्या है सही जवाब इस प्रश्न का? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दे दिया है विकल्प बी प्री प्रवास, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। ये प्री प्रवास महाकाव्य है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। कब लिखा गया है? 1914 ईस्वी में। और इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। और जो आप देख रहे हैं कामायनी, यह भी क्या है? महाकाव्य। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। कब लिखा है? 1935 में। लेकिन कहीं कहीं इसका उल्लेख 1936 भी मिलता है। साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। कब लिखा है? 1931 ईस्वी में। और आप जो देख रहे हो कुरुक्षेत्र, यह रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक, यशोधरा। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है प्रेम पथिक यानी कि विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। और प्रेम पथिक किसकी है विद्यार्थियों? तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक। और छायावाद की समय सीमा कब से कब तक है? 1918 से 1936 ईस्वी तक। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी क्या हैं?
राष्ट्रवादी कवि, जन कवि, कवि सम्राट, सामंजस्यवादी कवि। आपका समय शुरू होता है। आपको सही जवाब देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को किस प्रकार का कवि माना है? तो विद्यार्थियों, यदि आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी सामंजस्यवादी कवि, तो बिल्कुल सही उत्तर है। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को किसने माना है? महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। और कवि सम्राट की विद्यार्थियों ये उपाधि किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं जन कवि किसको कहा जाता है हिंदी में हमारे? तो वो हैं आपके नागार्जुन जी। नागार्जुन, जब कभी मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कौन है नागार्जुन और क्या करते थे, किस प्रकार के कवि हैं। लेकिन आज सिर्फ आप ये जानिए कि जन कवि किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। और नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। तो ये कथन जो है, अभी हम जो ऊपर का ही प्रश्न बता रहे थे वहां पर भी इसका उत्तर छिपा हुआ था और इस प्रश्न में भी इसका उत्तर छिपा हुआ है। सामंजस्यवादी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है? यानी जिसका अनुवाद किया है वो पूछा जा रहा है। पंचवटी, जय भारत, मेघनाद वध, नहुष। तो आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा। यदि आपने अपना उत्तर सेलेक्ट करके दिया है मेघनाद वध, तो बिल्कुल सही जवाब है। माइकल मधुसूदन दत्त की रचना का जो है इन्होंने मेघनाद वध नाम से अनुवाद किया था और अपना नाम इन्होंने क्या रखा था? मधुप उपनाम से। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपन यौवन बाल, हो मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी। आपका समय शुरू होता है। आपको सही जवाब देना है सेलेक्ट करके, विचार विमर्श करके कि यह काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा रची गई हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव
झांसी में हुआ था। ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है बार बार। कहाँ हुआ था? चिरगांव। और इनके एक भाई थे, वो भी कवि थे, उनका नाम है सियाराम शरण गुप्त। अर्थात हमारे बताने का प्रयोजन क्या है इस प्रश्न में उनको, यानी उनका भी जन्म जो है चिरगांव झांसी में हुआ था। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज को देखा। मैं उम्मीद करूंगा ये प्रश्न और ये कक्षा आपको पसंद आएगी और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। आप सभी कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अधिकतम साथियों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हम इतनी मेहनत लगातार आपके लिए कर पा रहे हैं। आप सभी को मिलेंगे हम फिर से नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।